गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, सुबह के 9:05 का वक्त हो गया है और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं जागो लाहौर। और मेरा वीकेंड तो अगर मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा गुजरा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। कल मौसम भी काफी अच्छा था जिसने वीकेंड का मजा दुबाला कर दिया। वीकेंड था, मौसम भी अच्छा था और दूसरा एक और चीज भी थी, सबको पता है वैलेंटाइंस डे भी था और बहुत से लोगों ने वो भी मनाया होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो जनाब मतलब मजा दुबाला हो गया। आपका वीकेंड कैसा गुजरा है, आपने क्या क्या किया है, फीडबैक में लाजमी हमें बताएं। और खास तौर पर जब कोई एडवेंचर करें ना आप लोग तो हमें खास जरूर बताया करें, खास काम करें अगर वो भी बताया करें। कोई नई चीज या नई जगह एक्सप्लोर करें तो किसी अच्छी जगह से नाश्ता किया हो आप लोगों ने, क्योंकि वीकेंड पे हम लोग यही ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत जगह हम लोग बाहर जाते हैं नाश्ता करने, डिनर करने या कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो हमें ज़रूर बताएं, हम भी जाया करें, वो चीज़ देकर आएँ। तो वीकेंड अच्छा गुजरे तो पूरा वीकेंड हमारा जो है ना वो काम करने का मूड बन जाता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और लाहौरियों को एक मरतबा फिर आपको पता है स्मॉग का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। और हम सब में से जब भी कोई शख्स बीमार पड़ता है तो इसकी कोशिश होती है कि बीमारी से फौरी निजात हमें मिल जाए, इसलिए हम इलाज भी ऐसे ही डॉक्टर से करवाने को तरजीह देते हैं जो हमें ऐसी मेडिसिन दें जिसकी बदौलत उसे फौरी आराम आ जाए। और मरीजों की इसी ख्वाहिश के पेश नज़र डॉक्टर्स और हकीम हजरात लोगों का इलाज स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक अद्वियात से करते हैं। डॉक्टर्स, हकीमों और अताइयों की लूटमार और भारी फीसिस की वजह से अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्त अहबाब के मशवरे या अज खुद बगैर किसी डॉक्टरी नुस्खे या चेकअप के आम अद्वियात या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं। लोगों की अक्सरियत एंटीबायोटिक अद्वियात के साइड इफेक्ट से आगाह नहीं होती। बेसिकली एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के बायस होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो डॉक्टर्स के मशवरे के बाद दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बगैर डॉक्टरी नुस्खे के भी एंटीबायोटिक्स बेची और खरीदी भी जा रही है। एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है कि बाज़ एंटीबायोटिक्स मुतादिद बार या ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से बड़ी आंत के कैंसर, शुगर और दीगर बीमारियों का खतरा भी लाहक हो सकता है। एंटीबायोटिक्स इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक है, इनके ज्यादा इस्तेमाल से किस किस्म के मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमिया इक्तदार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर सोमिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर सोमिया, हमें तो पहले ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली उनका क्या काम है, किस लिए वो यूज होती है? देखिए, एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। बहुत सारी बीमारियों के बायस होती हैं चीज़ें जिनमें जरासीम में वायरसेस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और हर ग्रुप के खिलाफ डिफरेंट किस्म की अद्वियात होती हैं। वायरल के खिलाफ एंटीवायरल होती हैं, प्रोटोजुआ के खिलाफ एंटी प्रोटोजुअल मेडिकेशन होती हैं और बैक्टीरिया के खिलाफ जो अद्वियात असर करती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है। एक वो होती हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक से मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो बढ़ने की रफ्तार है या मल्टीप्लाई करने की जिस्म में रफ्तार है उसको रोक देती हैं। स्टैटिक से रोकना है मुराद। दूसरी वो टाइप है जिसे हम बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिसिडल से मुराद ये है कि ये बैक्टीरिया को मार देती हैं या खत्म कर देती हैं। तो डिफरेंट इन्फेक्शंस का बायस डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और कुछ में बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और क्या जरासीम जिस्म के किस हिस्से में किस तरह की इन्फेक्शन कर रहे हैं इसके मुताबिक ही एंटीबायोटिक्स को चूज किया जाता है, क्योंकि इनकी बेशुमार टाइप्स और ग्रुप्स हैं। यहाँ पे तो हमने डॉक्टर सोमिया देखा है कि खुद में ही आप एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हो, आप दूसरी अद्वियात भी ले रहे हो, तो हमें कितनी मिकदार में एंटीबायोटिक्स और किस स्टेज पर जाके बीमारी की इसको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए मुनीबा, जो भी अद्वियात आप लेते हैं उनका सबसे पहले तो बुनियादी उसूल ये है कि वो आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होती है तो डॉक्टर ही आपको बेहतर तौर पे जज कर सकता है कि क्या ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है।
वायरल में तो मैंने जैसे बताया कि एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। और जो कॉमन इन्फेक्शंस हमें होती हैं जिनमें गला खराब, कोल्ड, फ्लू, खांसी, ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन इन्हीं बीमारियों में हम ज्यादा खाते हैं जी, इसलिए क्योंकि हम मशवरा नहीं करते और ओवर द काउंटर फार्मेसी पे अवेलेबल है। आपको 3-4 अद्वियात के नाम आते हैं, कुछ आपके दोस्तों ने बताए हुए हैं, कुछ आपने डॉक्टर के किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ लिए हैं और आप जाके बाजार से अद्वियात ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एंटीबायोटिक की एक खास स्ट्रेंथ और एक खास ड्यूरेशन होती है जिसके लिए आप बीमारी को ट्रीट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी ये दवाई बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा मिकदार में है, तो मैं हाफ डोज ले लेता हूँ। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर दवाई 5 दिन या 7 दिन के लिए दी गई है और वो तीसरे दिन के ऊपर बेहतर फील करने लगते हैं तो वो दवाई बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है। जब आप दवाई की मिकदार पूरी नहीं लेते या उसकी जो मुद्दत या मियाद है जिसके लिए वो प्रिस्क्राइब की गई है उसको पूरा नहीं लेते, तो बैक्टीरिया 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक तो ये, अगर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक थी जिसने उसकी मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया की रोका था, वो जब आप बंद कर देते हैं वो दोबारा से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और री इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन के लिए तो बुखार और जिस्म में जो अलामात हैं वो बेहतर होती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक बंद करने के कुछ दिन बाद फिर से आपको इन्फेक्शन जो है वो जिस्म में अपने अलामात जाहिर करना शुरू कर देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मोर पावरफुल हो जाते हैं। जब आप थोड़ी मिकदार के लिए एंटीबायोटिक या थोड़ी मियाद के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस या मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, और अगली दफ़ा या उससे अगली इन्फेक्शन में वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पे काम करना छोड़ जाती है। इसीलिए आपको पता है कि दुनिया भर में अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या सुपर बग्स की बात हो रही है कि हमारे पास ऐसी बीमारियां आने लग गई हैं जो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स और फिर थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स, ये हर बीमारी की स्टेज के मुताबिक अद्विया दी जाती हैं। टाइफॉइड में हमने बहुत देखा कि रेजिस्टेंट टाइफॉइड के हमारे पास केसेस आए। इसी तरह पेशाब की इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम बहुत देखते हैं। स्पेशली मतलब अगर एंटीबायोटिक्स का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको और भी बीमारियां बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकते हैं और फिर आपके पास चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स लिमिटेड रह जाती है जो उन जरासीम के खिलाफ काम करें। मतलब ये हमारी बॉडी के साथ एक खतरनाक चीज है जो हम खुद ही अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो इसका ज्यादा जो मिकदार में खाना भी नुकसानदेह है, क्योंकि हम एक दिन खाते हैं फिर अगले दिन भी वही एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। घर में क्योंकि अगर सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, पेट में दर्द, बुखार है, तो हमारी वालिदा ही कह देती हैं कि अच्छा ये वाला ये चीज़ खा लो या ये खा लो। तो मतलब हम घर में खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये कितना खतरनाक है और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ये बहुत खतरनाक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया होता है। डॉक्टर्स ने इसके मुतालिक तालीम हासिल की होती है कि कौन से बग्स या कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शंस मुख्तलिफ हिस्सों में कॉज करते हैं। कुछ हैं जो गला खराब करने का बायस बनते हैं, कुछ हैं जो पेट में डायरिया का बायस बनते हैं, कुछ हैं जो स्किन की इन्फेक्शंस करते हैं। सो हर स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया फॉर एवरी प्लेस इज डिफरेंट। और एंटीबायोटिक की चॉइस बैक्टीरिया को मद्देनजर रख के ही की जाती है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि आप एंटीबायोटिक ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी या जिस भी जिस्म की इन्फेक्शन है, यूरिन की इन्फेक्शन है या अगर आंतों की इन्फेक्शन है तो स्टूल के कल्चर के मुताबिक दें। कल्चर ये होता है मुनीबा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं बता दूं कि आपके जिस्म में जब जरासीम होते हैं तो वो आपके ब्लड में या आपके यूरिन में या आपके स्टूल में मौजूद होते हैं। उन जरासीम को आप लैब में ग्रो कर लेते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी टाइप की इन्फेक्शन या कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके जिस्म में इन्फेक्शन कर रहा है, और उसके खिलाफ कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मुयस्सर साबित होंगी। और वो लिस्ट आपके सामने आ जाती है और उसकी लाइट में ही आप एंटीबायोटिक चूज करते हैं और पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये बेहतरीन और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलाज है जो दुनिया भर में प्रैक्टिस भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कल्चर और सेंसिटिविटी के मुतालिक गाने की बजाय लोग तो खुद ही बाजार से फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक्स और फार्मेसीज वाले खुद भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये खा लें, आप ये खा लें, सिर्फ आपको बताना है कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, ये मसला है, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, शायद चिकन बैलेंस नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा, डॉक्टर स्वामी ये भी कहते हैं कि आप जब एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं या ज्यादा खाना शुरू करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, ऐसा है?
देखिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आपने बिला वजह अगर किसी चीज को किया है, तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं बॉडी में, ये हार्मफुल बैक्टीरिया वो होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपकी जिस्म में, आंतों में मौजूद होते हैं, इन्हें प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर दें बाय द ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, तो फिर आपके जिस्म में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली एंटीबायोटिक्स को चूज करना चाहिए, और हर शख्स के लिए हर एंटीबायोटिक नहीं होती। कुछ लोग हैं जो डायबिटिक हैं, कुछ हैं जिनको दिल का मसला है या मिर्गी का मसला है, तो एंटीबायोटिक्स देते हुए भी डॉक्टर बहुत सी चीजें अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या उसके साथ कोई एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए, इसीलिए एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन बगैर डॉक्टर की मर्जी के नहीं। क्या डॉक्टर सोमी ये कह सकते हैं कि अगर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की हिदायत पर भी अगर खाई जा रही है तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, मैंने बताया हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो रिस्क से ज्यादा होते हैं। और साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे में साइड इफेक्ट्स होंगे। केयरफुली आपको चूज करना पड़ता है कि अगर किसी को किसी से चीज से कोई रिएक्शन हो रहा है, या उस दवाई से, कई दफा ऐसे होता है एंटीबायोटिक लेने से पेट में दर्द शुरू हो जाती है, या डायरिया होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को स्किन पे एलर्जी या रैश डेवलप हो जाता है, तो उसके मुताबिक डॉक्टर के पास वापस चाहिए ताकि वो आपकी एंटीबायोटिक को चेंज कर सके। एग्जैक्टली। और दूसरा डॉक्टर सोमिया की भी मसला है स्टेरॉइड्स का। आजकल बहुत से लोग, नौजवान नस्ल जो है इसका इस्तेमाल कर रही है अपनी बॉडी शेप अप करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में भी। ये कितना महफूज है और इससे कितना खतरा हो सकता है? देखिए, स्टीरॉइड्स तो वो अद्वियात हैं जो बहुत यूजफुल भी हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिसयूज होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल पर, और जितने बुरे असरात मिसयूज ऑफ स्टीरॉइड्स के हैं, आई थिंक दुनिया में किसी और दवाई के उतने बुरे असरात नहीं हैं। ये हमारे जिस्म के हर हिस्से को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है अगर सही इंडिकेशन और सही डोजेज में ना ली जा सके। शुगर के बढ़ने का बायस बनते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं, दिल की तकलीफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैदे का अल्सर कर सकते हैं, इम्यूनोसप्रेस स्टेट में लोग चले जाते हैं हाई स्टीरॉइड्स की वजह से, जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और बीमारियां और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बहुत आंखों के ऊपर असर हो सकता है स्टीरॉइड्स की इंटेक से। तो बहुत सारी जो इंडिकेशंस हैं स्टीरॉइड्स की, वहाँ मिस यूज ना हो स्टीरॉइड, ये जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। और कोविड-19 की मैं हमेशा बात करती हूँ, कोविड-19 में भी लोगों ने स्टीरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कोविड-19 में वो पेशेंट्स जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड है, या जिनके एक्सरे के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिजीज है, और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्हें बाहर से वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, उन्हीं में स्टीरॉइड्स इंडिकेटेड है। तो फिर क्यों नौजवान नस्ल क्यों इस तरफ इतना जा रही है? क्यों बस हम बत्ती के पीछे लग जाते हैं। जिसने देखा किसी को इससे फायदा हुआ है बगैर देखे, और बगैर देखे कि किसी और को क्या इंडिकेशन थी स्टीरॉइड देने की, किसी ने कह दिया कि मैंने ये दवाई खाई थी और मुझे फायदा हुआ था, तो आप भी उसके पीछे लग जाते हैं और फिर आप भी यूज करना शुरू कर देते हैं। और मेरे साथ तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्टीरॉइड मिस यूज के, फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं लोगों को, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सो बहुत सारे नुकसानात हैं स्टीरॉइड्स की ओवर यूज और मिस यूज के। और प्लीज खुदारा इनको एहतियात से लीजिए, और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लीजिए, और जितनी मियाद और जितनी मुद्दत के लिए आपको दिया गया है तभी इस्तेमाल करें। तो हाई डोज स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं और पेशेंट एकदम बहुत सीरियस कंडीशन में। लेकिन अगर डॉक्टर सोमिया, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है स्टीरॉइड, तो वो किन बीमारियों में रिकमेंड कर रहा है कि आप ये ले सकते हैं स्टीरॉइड? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें स्टीरॉइड्स बहुत यूजफुल हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मेरी मुराद है कि जहां भी जिस्म में सोजिश होती है, ये सोजिश को कम करते हैं। तो लंग्स की बहुत सारी बीमारियां जैसे दमा, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों की बहुत सारी बीमारियों में स्टीरॉइड्स का रोल है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, इसमें SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनमें स्टीरॉइड्स का रोल होता है। आंतों की कुछ बीमारियां हैं जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज कहते हैं, जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, वहां स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। लेकिन जब स्टीरॉइड्स की कमी हो जिस्म में, तब आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। लेकिन इन सब को एक बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की केयर के अंडर दिया जाता है।
स्टीरॉइड्स कई लोगों में हमें हाई डोज भी देने पड़ते हैं, जैसे खून के पुलियों की कमी है। देने पड़ते हैं ये उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज्यादा जो है कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है फ्लेयर अप की हुई है, या बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन या रिएक्शन हुआ हुआ है, उसमें हमें आईवी भी देने पड़ते हैं, इंट्रावीनस भी, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड एंड अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर दिए जाते हैं। तो डॉक्टर सोमिया, यहाँ पे हमने देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा कल्चर पैदा हो गया हुआ है यहाँ पर, तो उसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन के कल्चर को ख़त्म करने के 2 जरिए हैं मेरे ख्याल में। एक तो आप लोगों को अवेयर करें, जो कि आप लोग अपने मीडिया और चैनल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि क्या इनके नुकसानात हैं और किस तरह आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रेगुलेटरी है कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की सेल को बंद कर दीजिए। अच्छे ममालिक में या जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर आपको ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स या अद्वियात नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो सिंपल एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स या मामूली जो रेगुलर यूज की अद्वियात होती हैं वो आपको ओवर द काउंटर मिलती हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी तरह अपने मुल्क में ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आएँ कि मेडिसिन की जो डिस्पेंसिंग है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे होगी और एक सर्टिफाइड डॉक्टर या हॉस्पिटल के नुस्खे पर ही दवाई इशू की जाएगी, तो हम बहुत हद तक मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशन ऐसे। और अगर हम बाकी ममालिक को देखें, जैसे आप बता रही हैं यूरोपियन या बाकी जो मुल्क हैं, वहाँ पर अद्वियात का इतना इस्तेमाल नहीं होता, डॉक्टर्स भी नहीं रिकमेंड करते कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पर छोटी सी बीमारी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास भाग जाते हो, जब तक वो आपको पूरा नुस्खा नहीं लिख कर देता, पूरी एक लिस्ट नहीं बना के देता अद्वियात की, तब तक हमें कह लें कि सुकून नहीं मिलता। जब तक हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले एंटीबायोटिक्स 2-3 शुरू भी कर चुके होते हैं, वो खुद से ही फिर वो 2-3 दफा बदल भी चुके होते हैं। फिर डॉक्टर बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता है कि पिछली एंटीबायोटिक्स आधी छोड़ दी, एक नई एंटीबायोटिक शुरू करके आए हुए और मुझसे ये फरमाइश है कि मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे दे। सो वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल कि हमें क्या करना है बीमारी के लिए, कैसे हमें गुड प्रैक्टिसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड को फॉलो करना है और अपने हेल्थ सिस्टम में और अपनी मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत। दूसरा ये डॉक्टर सोमिया, हमने देखा है बहुत सारे विटामिन भी खाए जाते हैं, ये क्या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खा सकते हैं? देखिए, मल्टीविटामिन जो होते हैं जिसमें डिफरेंट विटामिन हैं, सी है, डी है, विटामिन B12 है, ये यूजुअली बहुत हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर आप मुनासिब मिकदार में ले रहे हैं तो यूजुअली इनकी ओवर इंटॉक्सिकेशन या ओवर डोजेज नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप अद्वियात लें। मैं हमेशा लोगों को और अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि जो आप न्यूट्रिशनल वैल्यू अपनी डाइट से ले सकते हैं या अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स उनका कभी भी मुतबादिल नहीं होते। लेकिन जाहिर है अगर आपको कमी है किसी विटामिन की, जैसे विटामिन डी हमारी पॉपुलेशन में देखा गया बहुत कम है, या अगर आपको विटामिन ए जिसका नज़र में रोल होता है, या विटामिन B12 डायबिटिक पेशेंट्स में कई दफ़ा कम होता है, तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि ये सप्लीमेंट्स भी आप अपने डॉक्टर की डॉक्टर से या फिर अपनी डाइट ऐसी कर लें कि आपको सप्लीमेंट खाने ही ना पड़े या आपको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाने ना पड़े। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आप हमारे शो पर आई हैं। तो जनाब, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए जो हम लोगों ने बनाए हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, मैं कल सोच रही थी कि हमारी जिंदगियां किस कदर मुश्किल होती जा रही है। हम दिन ब दिन इतने बिजी होते जा रहे हैं कि जिंदगी की मसरूफियात, आगे बढ़ने और ज्यादा पैसा कमाने की जिद्दोजहद में हम एक दूसरे से मुकाबला करने में लग जाते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी ये रूटीन हमारी सेहत पर क्या क्या असरात डाल रही होती है। एक दूसरे से हसद, जलन और आसपास के जितने भी हालात पर नजर रखने की वजह से लोग मुस्तकिल ज़हनी तनाव या ज़हनी बीमारी समेत दीगर बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, मुआशी और समाजी मसाइल ने लोगों की हंसी तक छीन ली है। एक तहकीक के मुताबिक आपको बताती चलूं तो पाकिस्तान की 40% आबादी ज़हनी दबाव का शिकार है इस वक्त। एक मशहूर कॉल है कि हंसी गम का इलाज है। बरतानिया के मशहूर रोमानवी शायर और तंज़निगार
लॉर्ड बायरन कहते हैं कि जब मौका मिले हंसे, क्योंकि ये सबसे सस्ती दवा है। माहिरीन का भी यही कहना है कि लोगों के चेहरे पर हंसी उनके दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब करती है और वो कुछ वक्त के लिए हर परेशानी को भूल जाते हैं। इसलिए हर शख्स को कम से कम महीने में एक बार खुलकर कह के लगाना चाहिए, क्योंकि इस अमल से दिमाग में डोपामाइन नामी कुदरती केमिकल है वो पैदा होता है और जो इंसान को डिप्रेशन से निजात भी दिलाता है। चेहरों पर हंसी लाने और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए लाफ्टर थेरेपी का आगाज किया गया है। ये लाफ्टर थेरेपी क्या है, किस तरह की जाती है, इसकी अफादियत क्या है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलाफ़े नकवी हैं जो लाफ्टर थेरेपिस्ट हैं। सलाफ़े खुशामदी टू जागो लाहौर, कैसी आप? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सलाफ़े, हमने देखा है कि फिट रहने के लिए बहुत सारी थेरेपीज अब इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और अब लाफ्टर थेरेपी भी आ गई है। तो लाफ्टर थेरेपी है क्या, और क्या वाकई हंसने से या कह के लगाने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है? लाफ्टर थेरेपी एक्चुअली सिर्फ जिस तरह आप बात करी थी डोपामाइन की, ये सेम उसी तरह है कि ब्रेन हैज नो ब्रेन। ठीक है। अब दिमाग को तो नहीं पता कि आप खुद हंस रहे हैं या आपको वाकई में हंसी आ रही है। बिल्कुल। आपको सिर्फ ये करना होता है कि लाफ्टर थेरेपी में एक राइट ब्रीदिंग होती है, उसका पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं, बल्कि कहकहा लगाते हैं। उससे ये होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप खुश हैं। ठीक है। उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इम्यूनिटी बेहतर होने से क्या होगा कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, कोई भी आपको इशू है खुदा न खास्ता, वो हील होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाएगी और आप उसमें हंसते हैं अपनी डायाफ्राम से। आपने योगीज वगैरह को देखा होगा, वो अपनी पूरी बॉडी इन्वॉल्व उनकी होती है जब वो हंसते हैं। उनके शोल्डर्स तक मूव कर रहे होते हैं बिकॉज वो कम्प्लीटली हंसते हैं। तो इसमें ये होता है कि मुस्कुराना और हंसना आपके लिए इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी, आप बीमारियों से बहुत ज्यादा बचेंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, जिसका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रही थी, उससे आप बचते हो, उससे आपको निजात मिलती है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और जो हमारे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, जो हमारे बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पीनेस के हार्मोन है, वो भी रिलीज होते हैं। सो ब्रीदिंग पैटर्न, राइट ब्रीदिंग, इसमें अगर हम बात करें तो वो सिर्फ यही होता है कि उसमें आपका जब आप इनहेल करते हो तो आपका पेट बाहर को आना चाहिए। ज्यादातर हमारा पेट अंदर को जाता है। एंड एक्सहेल करते हैं तो आपका स्पाइन की तरफ जाना चाहिए आपका पेट, वो होगा। और सिंपल आप इसके साथ अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं कि आप अपना पूरा सांस भरते हैं, स्ट्रेच आउट, और साथ आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं कि फेस योगा कर रहे हैं, और फिर डायफ्राम से कम्प्लीटली हंसें। ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसा है कि जब आप हंस रहे होते हो ना, आप ग्रुप में स्पेशली आप कर रहे हो, जब आप हंस रहे होते हो तो वो खुद ब खुद इससे आगे आपको खुद ही हंसी आना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हुए, यू नो, एफर्मेशन देते हुए। एग्जैक्टली। सो इट डिपेंड्स कि आप एफर्मेशन दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी सिचुएशन को याद कर रहे हैं। तो ये तरीके डिफरेंट हैं इसमें। तो क्या जबरदस्ती हंस सकते हैं? बिल्कुल जबरदस्ती हंस सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि ब्रेन हैज नो ब्रेन, आपको उसको कंट्रोल करना होता है, वो आपको कंट्रोल ना करे। और मैं कहती हूँ उससे पहले कि आप पे दुनिया हंसे, आप जरा खुद पे हंस के खुद को ठीक कर लें। एग्जैक्टली। ये हो सकता है। फिर आपके पास भी लोग आते होंगे जो ये थेरेपी लेने आते होंगे, तो क्या उनको क्या परेशानी होती है और उनको किस तरह आप इस साइड पर लेकर आती हैं? मुश्किल होता ही होगा। मुश्किल होता है, कम आसान हम इसको कह सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, बड़ी मुश्किल एक चीज है कि इंसान पहचान जाए कि वाकई मेरे साथ कोई इशू चल रहा है, और उसको एक्सेप्ट करे कि एंजाइटी भी कोई चीज होती है। अब इससे लोग हील होते हैं किस तरह से कि बहुत सारी चीजों का आपको खुद में भी अंदाजा नहीं होता कि क्या क्या हो रहा होगा, लोगों को उस पर क्या उनका असर होगा पॉजिटिव। इससे ये होता है ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस भी आता है। आई मीन वो लोग जो लोगों को फेस नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उनकी एक तो एंजाइटी दूर होगी। अब चूंकि जब वो इंटरेक्ट करते हैं इंसान से, यानी हमसे इंटरेक्शन है उनका, तो उससे ये होता है कि उनकी एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होगी कि किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। उसमें यह है कि जब लोग आते हैं, ज्यादातर जो होता है एंजाइटी का शिकार होते हैं। उनको नहीं समझ आती कि ये पैल्पिटेशन क्या है, ये फीलिंग क्या है, ये डिप्रेशन है, मैं पहले सोशल था या थी, पर अब अचानक से मुझे क्या हो गया। exactly. तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि ये चीज असल में कम आसान जरूर है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को इस चीज पर प्रोग्राम करें कि आप हंस सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास हमेशा, आप हंस के गुजार लें, आप रो के गुजार लें। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एक यहाँ पे अहम बात है कि मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं तो 4 to 5 आवर्स के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और अगर आप 1 मिनट के लिए हंसते हैं तो 24 आवर्स के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाता है। इसीलिए हम उनको क्लैपिंग भी सिखाते हैं। क्लैपिंग से होता है आपके एक्यूप्रेशर सॉरी, वो जो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हम उनको क्लैपिंग भी बताते हैं। इससे होता है जब वो छोटी छोटी चीजें खुद कर रहे होते हैं ना, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। और सेकेंड सेशन में ये 10 to 15 मिनट्स का होता है।
सेकंड सेशन में वो आते ही आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। हाँ, बिकॉज ये कैथारसिस है जो कि नॉर्मली हम लाइफ में नहीं करते, हमें वक्त नहीं मिलता, परेशानी बहुत ज्यादा हो गई होती है और परेशानियां इतनी होती है, हम उसको चैनलाइज करते हैं कि आप इसको अपनी हंसी में कन्वर्ट कर दो। जहां आपको ज्यादा गुस्सा है, जहां आपको एंजाइटी है, जहां आपको डिप्रेशन हो रहा है, उसको आप चैनलाइज कर दो। बिकॉज कायनात की हकीकत जो है वो एनर्जी है, तो हर चीज को आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको फिर सिखाते हैं कि डायफ्राम से हंसें। हम तो डीप ब्रीदिंग भी नहीं करते, मुझे बहुत सारे लोगों का ये पता चला जब हम उनको कहते थे ना कि टेक अ डीप ब्रेथ, ये बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। और किस तरह करते हैं ये इसमें ये होता है कि आप इनहेल फ्रॉम योर नोज और यहाँ महसूस करो, शुरू में हम कहते हैं कि यहाँ हाथ रख लें और यहाँ से कंप्लीट आपने सांस भरा। ठीक है, 4 काउंट में कर सकते हैं, आसान होता है 4 काउंट में कर लो और 4 काउंट में इसको एक्सेल कर दो और 4 काउंट में आपने एक्सेल कर दिया। इसमें ये होता है कि अगर आप 10 से 12 दफा ये चीज करते हैं, मैं उनको कहती हूँ अपनी पहली मेंटल स्टेट याद रख लो इसको करने से, एंड देन एक्सेलेशन पे आपने हंसना है। वो आप बिल्कुल, हम उसको करते हैं हो एंड हा हा हा। तो उस टाइम पर ये खुद भी सामने देख के उनको हंसी आने शुरू हो जाती है। तो उनके कहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट और हंसो। थोड़ी देर के बाद उनको एक तो इस चीज की आदत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फील करना शुरू हो जाते हैं कि वो जो एक एंजाइटी थी, वो जो एक डिप्रेशन की कैफियत थी, वो जाना शुरू हो गई है। तो क्या सलाफे पहले जब वो लोग आते हैं तो क्या उनकी काउंसलिंग होती है या उनको ये थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है कि कह के लगा के हंसना शुरू कर दो? मैं एक्चुअली मेटाफिजिशियन भी हूँ और हीलर भी हूँ, तो रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब। तो उसमें होता है कि लाइफ कोचिंग के सेशन में ऑलरेडी एक चीज देख लेती हूँ कि इसको किस चीज की सबसे पहले जरूरत है। उसमें अक्सर लोग होते हैं कि जिनको लाफ्टर थेरेपी से पहले थोड़ा सा आपको लाइफ कोचिंग के सेशन देने होते हैं, उनको पहले उस चीज में रेडी करना होता है, लेकर आना होता है कि आप नॉर्मल हैं, क्योंकि वो सोसाइटी से कट जाते हैं। बिल्कुल, लाइक मैं नॉर्मल नहीं हूँ, बिकॉज लोग कहते हैं कि तुम वियर्ड हो, तुम ऐसे हो, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उनको मजबूत बनाया जाता है, यानी कि से कैंसिल 3 टाइम्स मेंटली। जब भी आपको कोई ऐसा सजेशन दे जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वो चेंज किया जाता है। उसके बाद एक चीज होती है एंकर लगाना, कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। एंकर लगाना ये होता है कि अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करने के बाद ऐसी कोई भी चीज सोचो जो आपको सैड करती है, उनकी सांस भी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका इमोशनल ताल्लुक है। बिल्कुल। उसके बाद कहो कि ऐसी कोई चीज याद करो या खाना याद करो जो आपको खुश करता है, उसी टाइम एक स्माइल आती है। उनको समझ आती है कि ये तो मेरे ही कंट्रोल में है, ये चीज तो हंसना रोना मेरे कंट्रोल में है, ब्रेन मुझे कंट्रोल ना करे। तो ये चीजें उनको सिखाते हैं। उसके बाद फिर ये थेरेपी होती है 10 to 15 मिनट्स की हंसी की। और उसके बाद अगर मुझे ये लगे कि मजीद इनको किसी काउंसलिंग की या किसी चीज की जरूरत है, तो फिर उनको हीलिंग या ये सेशन दिए जा सकते हैं। ये हो सकता है। तो पहले स्टार्ट क्या करते हैं, मतलब अगर थेरेपी जब आपकी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है उनका? फर्स्ट स्टेप किसी को भी सिखाने के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा आसान है जो पोस्चर्स नहीं कर सकते। उनको होता है कि योगा है या क्या है, हम पोस्चर्स क्यों करें। तो उनको सिखाने के लिए नंबर 1 स्टेप ये होता है कि डेमो देने के लिए कि 45 डिग्री का अपना एंगल आप आंखों का सेट करें एंड जस्ट वॉक एंड स्माइल फोर्सफुली। थोड़ा सा ये वॉलंटरी होता है थोड़ा सा। तो वो जब वॉक करते हैं एक तो मेंटल स्टेट चेंज होगी, एंड देन उनको उनकी कंप्लीट ब्रीदिंग पैटर्न बताने के बाद कि 4 काउंट में इनहेल, 4 काउंट में एक्सेल, एंड देन चाहे आप उसको इनहेल इस तरह से करो, अपने हाथ पीछे लेकर जाओ, एंड देन हा हा हा। अच्छा, यहाँ भी स्टार्ट ही होता है, सब हंसना शुरू हो जाते हैं। अब ये जिस तरह होता है ना वो मिरर न्यूरॉन, आप यॉन कर रहे हैं, सामने वाला यॉन करेगा, तो हम उनको कहते हैं एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर लो। तो वो करेंगे और फिर वो हंसेंगे। ठीक है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स के सेशन में ये चीज कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा एफर्मेशंस होती हैं। एफर्मेशन हम कहते हैं जैसे आप एक्सेल करते हो, यानी एक चीज लेट गो कर रहे हो। एक्सेल का मतलब ये है कि आप परेशानी निकाल रहे हो। तो मुझे सलाफे ये बताइए कि लाफ्टर थेरेपी योगा की कोई किस्म है? अच्छा, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अब इसमें जब हम कहेंगे लाफ्टर थेरेपी, सिर्फ थेरेपी जब बोलेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है। वो चीज जो आपको हंसा रही है, वो कोई फिल्म हो सकती है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप खुश हो रहे हो। जब हम लाफ्टर योगा थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्ट्रेचिंग, उसके थोड़े से आसन आते हैं और थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसका खास पैटर्न आता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, बट काइंड ऑफ डिफरेंट चीजें हैं और डिफरेंट स्टेज पर होती हैं। डिफरेंट स्टेज पर होती है, काइंड ऑफ सेम थिंग। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ में जब आप चल फिर रहे हो, कोई चीज आपको हंसी आती है जिस पर, तो आपकी लाफ्टर थेरेपी है। लेकिन जब हम योगा थेरेपी साथ जोड़ते हैं तो वो एक खास पैटर्न के साथ और एक खास सेशन होता है 10 to 15 मिनट्स का, जैसे मैं पहले बता रही थी, वो होगा। अगर हम एफर्मेशन की बात करें कि एफर्मेशन लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट आप दे देते हो तो उससे क्या होता है।
ये होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है बार बार, लफ्ज जो है उनकी भी एक अपनी एनर्जी है, जो आप बोल रहे हो खुद को। बहुत सारे लोग, जब मैं कहती हूँ ना कि आप अपना वेट रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये होता है मैं मोटी हो रही हूँ, तो मैं कहती हूँ ब्रेन जो है वो काम ही इस तरह से करता है कि जो चीज आप बोलते हो कि हो रहा है वो होने लग जाता है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि ब्रेन की, आपके माइंड की कितनी पावर है। तो मैं उनको इसलिए कहती हूँ कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और जब आप एक्सेल करते हैं तो उस टाइम खुद को कहें रिलीज, हील, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो खुद को बोलें। और जब आप लाफ्टर थेरेपी से पहले, बाद में, दिन में, एक मैं कहती हूँ कि आप अपना मंत्रा बना लो एक चीज का कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और हीलिंग के लफ्जों पे या जितने भी उन चीजों पे गौर करें। दूसरा, लाफ्टर थेरेपी के साथ साथ कुछ चीजें होती है जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर भी काम किया जाता है कि कौन किसको कितना जज कर रहा है, इनसिक्योर है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जो भी है आप अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव सजेशन दें। वेट भी जिन लोगों को मसला होता है उससे भी टेंशन होती है, अच्छा स्ट्रेस होगा, वेट गेन मजीद होगा, क्योंकि एक तो लोग भी बुली कर रहे होते हैं, और दूसरे कुछ लोगों की आदत होती है वो स्ट्रेस में खाना भी शुरू हो जाता है, वो इमोशनल ईटिंग होती है, उसके साथ होती है इमोशनल ईटिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर करते हैं तो उसमें एक हम टिप दे देते हैं अभी, वो ये होता है कि आपका जो, हम अक्सर कहते थे मुंह बंद कर लो तो तुम खाना बंद कर लोगे। द थिंग इज एक्यूप्रेशर होता है यहाँ, आपने इसको प्रेस किया 30 सेकंड के लिए और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। जब आपको क्रेविंग हो रही होती है बहुत ज्यादा किसी चीज की कि अब मुझे कुछ मीठा खाना है, या मैंने एक्सरसाइज कर लिया, अब मेरा बनता है, अब मुझे खाना है, तो वहां आप इसको प्रेस करके रखो। 2 से 3 दफा आप इसको 30 सेकंड के लिए करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो क्रेविंग हो रही थी, जो आपको लग रहा था कि मुझे कुछ खाना है, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये चीजें होती हैं। और अगर एक एक्सरसाइज हम कुछ सेकंड्स के लिए इकट्ठे भी कर सकते हैं, उसमें हम पैटर्न चेंज देख लेंगे अभी, कि आप अपनी आंखें बंद करें, जस्ट क्लोज योर आईज, एंड अभी ऐसी कोई चीज सोचिए कि जो आपको बहुत सैड कर दे या गुस्सा दिलाती है, किसी पर भी जो आपको गुस्सा हो, किसी इंसान पर, किसी चीज पर, किसी वाक़े पर बहुत ज्यादा। अब थोड़ी देर बाद उस चीज के बारे में सोचिए कि जो आपको हंसी दिलाती है, चाहे ये थोड़ी देर पहले चलने वाली वीडियो, चाहे कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत खुश करता है, या कोई ऐसा शख्स जिसको सोच के आपको बहुत ज्यादा हंसी आती हो या खुशी होती हो। ओके, ओपन योर आईज, थैंक यू। सी, आपका जो उस टाइम ब्रीदिंग का जो पैटर्न था, हमारे इमोशंस जो है उनका बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारे जो सांस है उसके हमारे इमोशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए अगर गुस्से में आपका सांस तेज हो रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग करने लग जाएं तो क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। अगर आप बहुत गुस्से में हो और हम उस इंसान को हंसाना शुरू कर दें, क्या होगा, क्योंकि इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरो एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जो भी वहाँ पे सिलाफे ही नहीं समझा जाता, मतलब अगर आप किसी गुस्से वाले बंदे को हंसाना शुरू कर दो तो वो तो आपको फिर आगे से उसी टाइम ये, अब ये एक प्रैक्टिस है, अब ये एक प्रैक्टिस है। होता ये है कि जिस तरह आदत बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, इसी तरह आपको अच्छी आदत भी अपनाने में बड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये कि कुछ लोगों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या एक बीइंग अ हिप्नोटिस्ट, मुझे होता है कि मैं कोई ना कोई उनको पॉजिटिव सजेशन देती हूँ इस तरह का, कि जो उनको पता होता है कि हम उनको क्या कह रहे हैं, तो उससे ये होता है कि उनको आसानी हो जाती है उस चीज को अडॉप्ट करने में, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अगर कोई एक चीज कहूँ कि इसमें अगर हम जैसे कहते हैं कि कट इन शॉर्ट, वो यही होगा कि ब्रीदिंग पैटर्न पर अपने सबसे पहले ज्यादा गौर करें और ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जाने दें, बिकॉज आपकी 70 से 80% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, उनका ताल्लुक जहन से होता है। और बहुत सारी, अल्लाह माफ करे, बहुत सारी जो कैंसर की फॉर्म्स है वो इसी वजह से होती हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब हम कोविड की भी अगर बात कर रहे होते तो वहां पर भी यही हुआ, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिर रहा है, तो आपको उसमें डीप ब्रीदिंग करनी है, वो आपको हेल्प करता है। तो मुझे बताएं सिलाफे के जो ये लाफ्टर थेरेपी होती है, ये सिर्फ ग्रुप की शक्ल में हो सकती है या अकेले भी मुमकिन है? आप अकेले भी कर सकते हैं। ग्रुप में ये होता है कि जरा ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हो सामने एक दूसरे पे, तो वो एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो भी आपको पीस मिल सकता है, आप अपना क्योर, आपके अंदर आपका क्योर मौजूद होता है। जिस टाइम आपने सोच लिया कि मुझे खुद को ठीक करना है, आप आधे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चाहे मिरर के सामने आ जाओ, वो थोड़ा सा जाहिर है वो फनी होगा क्योंकि हमें फन क्रिएट करना है। आप मिरर के सामने आए, पहले फोर्सफुली स्माइल किया, आंखों तक अपनी स्माइल जाने दें, ठीक है। आपने जॉज को रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग करने के बाद वही आपने सबसे पहले क्लैपिंग से शुरू किया। यहाँ 3 टाइम्स आप पहले यहाँ क्लैप करते हो, एंड दैट इज हो, जो कि मुझे खुद भी कराते हैं, वो बहुत हंसी आ रही होती है। एंड देन हा हा हा। इससे ये होता है कि आपके एक्यूप्रेशर जो है वो एक्टिवेट होगा, जो आपके हाथ पे नर्व्स एंड टर्मिनल्स हैं, वो आपने शुरू किया, आप खुद को मिरर में देख रहे हैं। एंड साथ जब भी
इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हुए हील, और ये कहें कि आई एम सॉरी खुद से, यानी कि खुद को सबसे पहले माफ भी करे। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। और बहुत सारे लोग अगर कहते हैं किसी ने मुझे बुरा कहा तो से इट कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड who may have caused it। कहते हैं कि उसको भी मैं माफ करूं कि who may have caused it, आप उसको कह दो। तो and forgive those who may have caused it, ये EFT में होता है, लेकिन ये आप खुद को कहो। दूसरा ये कि अगर कोई जहन में ऐसी चीज आ भी रही है, कोई बुरा लग रहा है, इसे कैंसिल 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 3 times, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पर पॉजिटिव सोचना है। फिर आपने क्या किया, ये सबसे आसान होता है खवातीन के लिए स्पेशली, आप इसको लिफ्ट करते हुए ना, बिकॉज ये एरिया होता है, हम कहते हैं कि ये सैगी स्किन हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये करते करते आपने इनहेल किया, ठीक है, एंड एक्सहेल करते हुए हील या आई फॉरगिव माई सेल्फ, और उसके बाद हील। और जितनी भी पॉजिटिव लाइंस आप खुद को कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी एफर्मेशन खुद बना कर लाते हैं, और मैं उस चीज पर हैरान होती हूँ कि वो देखो उस चीज के अंदर वो खुद जा रहे हैं। ये तो होता है आप गाइड कर रहे हो, वो खुद करते हैं कि ये चीज, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ या ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, कैन आई डू इट। तो मैं कहती हूँ भाई आप खुद कुछ भी कर सकते हो, जो चीज आपको पॉजिटिव एक मैसेज दे रही है, आपको दे रही है या कुछ भी दे रही है। होगा ये कि जो आपकी एनर्जी होगी वही आप लोगों में पास ऑन करते हैं। तो ये किस टाइम, इसका कोई टाइम भी, कोई टाइम नहीं होता, कभी भी कर बहुत सारे सकते हैं। लोग अब देखिए ऑफिस भी जाते हैं और ये वो, तो अगर मैं कहूँ कि सुबह असल में योगा हो या कोई भी वर्कआउट हो, उसका जो आइडियल टाइम होता है वो 4 से 6 होता है सुबह के। लेकिन अगर लाफ्टर थेरेपी हो तो आप शाम में भी कर सकते हैं, मुस्कुरा आप किसी भी वक्त सकते हैं, हंस आप किसी भी वक्त सकते हैं। बस रोने पे आपको देखना होता है, वो कैथारसिस है, बट हम उसको शिफ्ट करेंगे हंसने पर। आपने सिर्फ सांस भरा और उसके बाद अपने जो भी आपकी हंसी का पैटर्न है, एक तो लोग उसका मजाक करते हैं तुम हंसते कैसे हो, लेकिन अच्छा इसको छोड़ दो, एग्जैक्टली ये कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप जैसे मर्जी खुलकर हंसो, जैसी मर्जी आवाज आ रही है हंसो। उसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। एक गोरिल्ला वॉक होती है, वो बड़ा फनी चीज होती है। हम कहते हैं कि गोरिल्ला बनो, और खुद को ये NLP में होता है, ठीक है, इसको यहाँ पर बिल्कुल गोरिल्ला की तरह और एंड वॉक और हंसते जाओ। ओके। अब ये प्रोसेस उनके लिए शुरू में इतना टफ हो जाता है कि कैसे मैं अपनी हंसी रोकूं। मैं कहती हूँ कंट्रोल करने की कोशिश करें, लाइक गोरिल्ला बन के क्या, और हम कहते हैं उसकी आवाज निकालो। वो जब साथ साथ चलते हुए जाते हैं, वॉक करते हैं, वहां पर हम उनको एंकर लगवाते हैं। सलाफे यहाँ पे कैसे हम लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं? हम इकट्ठे कर सकते हैं। जरूर। हमने क्या करना है, हमने क्लैपिंग से शुरू करना है, ठीक है। और पहली चीज जो यहाँ होगी वो होगी हो एंड देन हा हा हा, राइट। एंड देन हम एक्सहेल करेंगे, और ये इनहेल करने के बाद जब एक्सहेल करेंगे तो फिर हमने सही हंसना है, हा हा हा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हो एंड देन हा हा हा, एंड देन और अब सही से हंसना है अपने शोल्डर्स तक, हा 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 हा, जहाँ आपको यहाँ फील हो, ठीक है। और अगर हम एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करें तो हमें ज्यादा हंसी आने लगेगी। एग्जैक्टली, वो जब आप एक दूसरे को देख रहे होते हो, आप घर में कर सकते हो, आपके बच्चे होंगे इतने ज्यादा, आप उनको मिला कर आप कर लो। बच्चे तो वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं, फीलिंग होते हैं आप में, आप उनको पास बिठाएं, उनकी हरकतें ऐसी होती है आपको हंसी आ जाएगी। एग्जैक्टली, ऐसे है। बल्कि बच्चों को मैं कहती हूँ आप सिखाएं, बच्चों को जब 7 साल की उम्र जब उनकी हो जाती है, आप उनको मुराकबा में डालें, आप उनको मेडिटेशन कराएं। लाफ्टर थेरेपी हर किसी के लिए। मैं जो साइकोसोमेटिक वाली बात बता रही हूँ ना, वो सबसे ज्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब अगर 70 से 80% आपकी बीमारियां है ही उनका ताल्लुक ज़हन से, दिमाग से है, बिल्कुल। तो आप अगर यहाँ से ठीक हो तो फिर सब ठीक है, फिर सब ठीक है। इसीलिए हंसना है, मुस्कुराना है, हमारी आदत। सलाफे हमने यहाँ देखा है, अगर बैरून मुल्क या बाकी ममालिक की बात की जाए, वहाँ पे इस तरह की थेरेपीज बहुत ज्यादा ली जाती है, बहुत ज्यादा मकबूल है, यहाँ पर पसंद की जा रही है, पसंद की जाती है। क्योंकि एक तो ये चीज डिफरेंट है कि शुरू में वो जजमेंट वाला भी होता है कि क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लोग आते हैं कि हम बेवजह हंसेंगे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, किस तरह देखेंगे, मुझे पागल कहेंगे। लोग देखें, आप पीपल प्लीजर नहीं बन सकते। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, जरूरी नहीं हमें हर कोई पसंद करे, बिल्कुल, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कोई पसंद ना करे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना एक रोल प्ले करना है सोसाइटी में। आप अपनी तरफ बस, मैं कहती हूँ बी द चेंज, मेक दैट चेंज एंड चेंज द वर्ल्ड। ये ना करो दुनिया चेंज हो जाए, मुझे क्यों कहता है कोई ऐसा, तो मैं कहती हूँ उसे कहने दो। अब एक टाइम ऐसा आ चुका है मेरे क्लाइंट्स का कि उन्हें वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कोई क्या सजेशन दे रहा है, They're like, अच्छा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें ये एक पॉजिटिव चीज आती है कि अगर किसी ने ऐसा कहा क्यूरियस होगा, अगर किसी ने ऐसा कहा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, जजमेंट उसकी आदत है, दैट्स फाइन। और आप उसको, मैं कहती हूँ आप बेहतर एक सजेशन दो सामने, इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए ब्लेस यू। ये मेरी एक आदत है, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि जब भी ऐसी कोई चीज हो या कोई जजमेंट पास कर दे, यू नो, या ऐसी लाइक ब्लेस यू, और वो मुस्कुराते हुए, और वो कोलैप्स हो जाता है मेंटली कि ये तो मेरा रिएक्शन तो ये था कि गुस्सा मैं तो कुछ और चाह रहा था और ये क्या हो गया। इसीलिए आपको अगर ऐसा फोन भी आता है कि जो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो से हो
ये चीज करें और कंप्लीट हंसे Exactly. डायाफ्राम से। मैं ये कहती हूँ खुद के अंदर लाइफ फील करें, आपको लाइवली अगला परेशान हो जाएगा कि ये हुआ क्या है इसको? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं ना, कि आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं, और हम वो सजेशन मान जाते हैं, क्योंकि झूठ भी अगर एक टाइम तक बोला जाए ना वो सच की शक्ल लेने लगता है। बिल्कुल ऐसे हमें ही है। लगता है ये सच है। अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम ऐसी दिखती हो या दिखते हो, ये सच है। ओबेसिटी या बॉडी शेमिंग, जिसको हम समझते ही कुछ नहीं, किसी ने कह दिया तुम इस तरह के, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा है, इवन स्किनी होने पर बहुत ताने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा आई नो। तो अगर वो है तो मैं कहती हूँ कि देखो यू आर ब्यूटीफुल, आप यूनिक हो, हर इंसान यूनिक है। तो सबसे पहले अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पीपल प्लीजर नहीं बनना और हंसें। इसमें ये चीज कर सकते हैं जो सबसे आसान होती है, हम कैट एंड काउ तो बताते हैं, लेकिन लेट गो ब्रीदिंग करते हुए आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जो भी थॉट या कोई भी इंसान, स्पेशली औरतों को होता है, कहती है मेरी इन लॉज में कोई खास शख्सियत है, मैं नहीं बताऊंगी, तो वो एक्सहेल आपने किया ये सीधा, फिर आपने इनहेल किया, ये कोई जो नाम लेते हैं मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। आपने एक्सहेल किया, तो मैं उस टाइम कहती हूँ ये आप लेट गो कर रहे हो उस चीज को, बिकॉज जरूरी नहीं वो शख्स गलत हो, जरूरी भी नहीं कि सही हो, लेकिन आपको खुद को देखना है कि मैं खुद को मजबूत बनाऊं, कि वो सजेशन आते आते मैं एक शेल में हूँ और वो रुक गया। आपको खुद को मजबूत बनाना है। तो यहाँ असल में पहली चीज हम शुरू करते हैं कि आपको स्ट्रांग होना होगा। दुनिया मुझे ये कहती है, फलां मुझे हंसते हुए उसने ये देख लिया, तो कहेगी सराफे, वो आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, दुनिया ने तो कहना ही है। ये भी प्रॉब्लम होता है, हम लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे कि हम हंसते हैं बस जाके, इससे क्या होता है? मैंने कहा जब आपकी पर्सनालिटी में चेंजिंग आएगी ना, तो उन्हें पता चलेगा, वो भी कहेंगे कि हमें भी ये चीज करनी है। पूछते बहुत है कि मतलब ये किस तरह से वर्क करता है, ये क्या हो सकता है, तो फिर ये एक ही चीज होती है कि ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। योगा आपके 4 एस्पेक्ट्स पे काम करता है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल। जब आप यहाँ से अलाइन हो जाते हो बिल्कुल इन चारों एस्पेक्ट में, तो फिर आप मुस्कुरा रहे हो, जो भी आप अपनी जात के अंदर मजबूत हो और हंस रहे हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी, लाफ्टर थेरेपिस्ट थी, योगा एक्सपर्ट भी थी और हमें बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ होगा। आप भी घर बैठकर इससे मुफीद फायदा हासिल कर सकते हैं अपनी इस लाफ्टर थेरेपी से। जो छोटी छोटी टिप्स सलाफे ने हमें दी है, हम वो ही यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमने हंसना है। कोई भी आपको कुछ कह रहा है, आपने उस पे नजर नहीं रखनी, उस पे अपना दिमाग खर्च नहीं करना जनाब। आप अपने आप को देखें, खुद को ठीक रखें और सिर्फ हंसें। तो और भी बहुत सी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया होगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं अपने सोने शहर लाहौर की। तो लाहौर को एजाज़ात मिलने का सिलसिला इस वक्त जारी है और गुज़श्ता माह लाहौर को दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात की फहरिस्त में जगह बनाने का एजाज मिला है। फिर यूनेस्को की जानिब से लाहौर को शहर अदब करार दिया गया है और लाहौरियों के अदब शनास होने का इकरार बैनुल क़ौमी सतह पर भी किया गया है। लाहौर यूं तो जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है और इसकी बड़ी वजह लाहौरियों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत है। और मारूफ राइटर पतरस बुखारी ने लाहौर की इस खसूसियत को निहायत ही खूबसूरत अंदाज में भी बयान किया है और उनका कहना है कि लाहौर के कांटे का इलाज नहीं है, ये हम सब का माशूक है और मरते दम तक रहेगा। तो जनाब, लाहौरियों की मेहमान नवाजी और जिंदा दिल होने का एतराफ अब बैनुल क़ौमी सतह पर भी किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से लाहौर को सिटी ऑफ लव यानी मोहब्बतों का शहर करार दे दिया गया है और इस हवाले से अंदरून शहर में शानदार तकरीबात का इनाकाद भी किया गया है और किया भी जाएगा, जिसमें पंजाबी की सकाफत के रंग बिखेरे गए हैं। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी समेत नामवर फनकारों का अंदरून लाहौर और शाही कले का दौरा भी किया गया है, जिसमें अली जफर, अदाकार शान शाहिद ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले हैं और आयशा अली भट्टी, उमेरा राना, सावाल ईसा खेलवी, यूसुफ सलाहुद्दीन की भी शिरकत की गई है। और लाहौर की सकाफत में ऐसा किया गया है कि जो इस शहर में एक दफा आता है तो यहीं का होकर रह जाता है। हर बंदा इसका दिलदादा क्यों बन जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी वॉल सिटी है कामरान लाशारी साहब है। कामरान लाशारी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, बहुत शुक्रिया, बहुत सर, पहले हमने देखा कि लाहौर को लिटरेचर
का एक एजाज़ मिला, देन उसको अब सिटी ऑफ लव कह दिया गया, एक ऐसी डेस्टिनेशन कह दिया गया, करार दिया गया कि जहाँ पर सारे सियाहती लोगों को जाना चाहिए। तो इसमें वर्ल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है जो उन्होंने निभाया है। कैसा महसूस होता है जब लाहौर को ऐसे एजाज़ात मिलते हैं? बहुत अच्छा लगता है और दिल और बड़ा होता है और बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, क्योंकि एजाज़ मिलना एक चीज़ है, इस एजाज़ को निभाना और इसको किसी फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ये बड़ा ज़रूरी है। हम आम तौर पे कहते हैं कि जी बाहर की दुनिया जो है हमें अच्छी नज़र से नहीं देखती या कम अज़ कम उसके अक्कासी ऐसी नहीं करती। तो ये देखिए, ये हाल ही में बड़ी अच्छी 2-3 खबरें आई हैं। मैं लाहौर से चूँकि हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान को ये एजाज़ है, ये उसी का शहर है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर पहले कहा गया यूनेस्को ने, ये कोई छोटी सी बात नहीं। उसके बाद ये अभी चंद हफ्ते पहले न्यूयॉर्क टाइम्स कैरिड अ सर्वे, और ये ऐसे नहीं है, एक साइंटिफिक सर्वे है, पोल ओपिनियन है। उसके बाद जो द टॉप 52 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड टू विजिट इन 2021, उसमें लाहौर को शामिल किया गया। ठीक है। सो ये बड़ी, और फिर थोड़ा बहुत उसको डिफाइन किया गया, और वो सिर्फ उसके मॉन्यूमेंट्स नहीं है, मसाजिद और बिल्डिंग्स, ये ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर का भी इमाजगाह है लाहौर, और उसके अलावा ब्रिटिश टाइम्स का और सिख पीरियड वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लाहौर की सकाफत है वो ज़्यादा हावी है, और वो है लाहौर का रहन सहन, उसके फेस्टिवल्स, उसका मजाज, लोगों का एक खुलापन, एक खंदा पेशानी, अपनायत, गर्म जोशी, हंसी मजाक। तो ये ख्वाबों का ये ऐसा शहर है जो सोता ही नहीं। मैं बहुत सारे वेस्ट के शहर गिनवा सकता हूँ जहाँ रात ढलते ही उदासी और वीरानी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो रात ढलते ही यहाँ पर दिन चढ़ता है, ये कह सकते हैं। और रात और दिन में कोई फर्क नहीं है। यानी आप रात के 2-3 बजे भी चले जाएं, खास तौर पे अंदरून तो लाहौर जागता हुआ नजर आएगा, और 4-5 बजे नाश्ते शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ा कमाल का शहर है, बड़ा खुशियां बखेरने वाला और खंदा पेशानी से मिलने वाला। तो सो आई थिंक वी नीड टू सेलिब्रेट इट, और इसको लोगों में एक ओनरशिप लाने की जरूरत है। इसलिए वर्ल्ड सिटी ने ये अब शुरू किया है ये सिलसिला कि पीपल आर द होस्ट, पीपल आर द गेस्ट ऑल्सो। ये हमने चंद दिन पहले जो लॉन्च की, उधर तो सारी कम्युनिटी के ही लोग थे। कल तो हमारे नामवर लोग थे, लेकिन उस रोज सिर्फ कम्युनिटी के लोग थे, और कम्युनिटी अभी भी, कल भी इन सारों से इतनी घुल मिल गई। वो फवाद चौधरी साहब भी वो कहने लगे, मैंने तो पहली दफा वो इतने लोगों में आसानी से घूम रहे थे, वो जो लाहौर फोर्ट है, और एक्टर्स भी, हर कोई उनसे तस्वीरें बनवा रहा था। उनको इतनी मोहब्बत मिली कि एक्टर्स ने सोशल मीडिया पे बताया भी कि हमें कितनी मोहब्बत मिली है लाहौर के अंदरून शहर से। बिल्कुल, वो हमारे रिक्शा ड्राइवरों ने उनसे तस्वीरें बनवा रहे हैं, औरतें भाग के आ रही हैं, कोई बच्चे ला रहे। तो ये आपस में ऐसे ओकेजन्स होने चाहिए जहाँ ये फर्क मिट जाए और आपस में हम इकट्ठे एज वन कम्युनिटी, एज वन फैमिली जो है वो शक्ल आए। तो कल मुझे वो पॉलिटिशियंस में भी नजर आई फवाद चौधरी के सूरत में, और हमारे टॉप एक्टर्स अली जफर, शान, और एंड देन दी गवर्नमेंट अदारा लाइक वर्ल्ड सिटी, हम सब, और लोग, असल चीज़ है लोगों से अल्टीमेटली, आई टेल यू, मैंने बहुत इन चीज़ों पे काम किया है। आप कितनी बिल्डिंग संवार लें, आप कितने विरसे को ठीक करते रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल खूबसूरती आती है लोगों से। जब लोगों को आप ठीक करते हैं या ठीक माहौल देते हैं, तो वही लोग जो हैं इतने अच्छे और खूबसूरत बन जाते हैं। तो ये ऐसे पैराए में लोगों को लाना जो है बहुत ज़बरदस्त बात है, जिसका मैं सबसे अच्छी मिसाल आपको दूंगा। जो गवाल मंडी फूड स्ट्रीट थी जी, वहाँ जो जैसे लोग दिखते थे, वो अमीर, गरीब, फैशनेबल, बुरके वाले, दूसरे तीसरे,
So we need to merge as one society at certain places. तो सर मुझे बताइए, अंदरून शहर हम देखते हैं, उसकी तज़ीन और आइश देखते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी शाही गुज़रगाह और शाही कलह की जो बहाली के बाद जो हमारे गैर मुल्की सियाहत करने आते हैं लोग, उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है, वो क्या कहते हैं? अच्छा, अब कल ही ये जब हम ओकेजन पे गए हैं तो हमने देखा जो ऑस्ट्रियन एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो अपनी बेगम और बच्चों के साथ आया हुआ था। ठीक है। और वो रक्शे पे बैठा जा रहा है और शाही हमाम पे बड़ा खुश होके फिर, अब हमें तो पता भी नहीं था, ना इनवाइट किया हुआ था, लेकिन व्हाट आई मीन इज कि एम्बेसडर्स आ रहे हैं, बाकी लोग आते हैं, और मुख्तलिफ शहरों से हमने स्कूल कॉलेजेस का सिलसिला रखा हुआ है, गाइडेड टूर्स हैं। ये ठीक है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स नहीं आते, लेकिन ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। और आजकल तो वैसे भी कोविड है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अपने लोगों में और डोमेस्टिक टूरिज्म को तो पहले हमें प्रमोट करना चाहिए। उसे बिल्डअप जब कर लेंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना लेंगे, तो खुद ब खुद जो है फॉरेन टूरिज्म भी बढ़ता जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, और जो लाहौर को जो सकाफत का गढ़ कहा जाता है और पसंद किया जाता है, मोहब्बत की जाती है इससे। सर हमें ये बताइए कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है इन सारे पहलुओं में, तो ये बनाने का आइडिया किसका था और किस तरह बनाई गई, इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितनी मेहनत लगी? ये जी 2006 में बतौर एक प्रोजेक्ट के शुरू हुआ था। तब चौधरी परवेज इलाही वॉज द चीफ मिनिस्टर हियर, और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमारे सलमान सदीक साहब वॉज द चीफ सेक्रेटरी। तो ये उस वक्त एक सोच पैदा हुई कि अंदरून लाहौर की बहाली की जाए। तो असूलन तो ये एक प्रोजेक्ट था बहाली का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, ड्रेनेज, ये वो सड़कें ठीक करना, तारों को ज़मीन दोज़ करना। ऐसे ही है। लेकिन फिर ये 2012 में इसको एक ऑटोनमस बॉडी, एक अथॉरिटी की हैसियत, एक अलहदा डिपार्टमेंट बना, और ये बहुत अच्छा कदम था। 2012 में आई जॉइंड ऑल्सो देयर एज द डायरेक्टर जनरल। तब से मैं इधर हूँ। दुनिया में मैं काफ़ी ओल्ड टाउन्स में गया हूँ, लेकिन उनकी एक अलहदा ऑटोनमस बॉडी बहुत कम जगह पर देखी है। ठीक है। तो ये लाहौर को ये भी एजाज़ है कि इसकी अपनी एक ओल्ड लाहौर की, वरना ये पहले LDA में और उनमें जुड़ा हुआ था कॉरपोरेशन में, अब ओल्ड टाउन की एक अपनी अथॉरिटी है। और उसके बनने के बाद बेशुमार काम, यानी पिछले 7-8 साल में जो हुए हैं, हमने 3 फेजेस पे काम किया है। पहला दिल्ली दरवाजे से लेके चौक कोतवाली तक है, जिसमें कोई 800-900 बिल्डिंग्स हैं, उस और 33 गलियां हैं। उसके बाद फिर उस चौक से लेके तो रिम मार्केट तक, आजम क्लॉथ मार्केट से गुजरते हुए, ये सारा, ये ज़रा ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, उसको ठीक किया है। और आजकल हम कश्मीरी बाज़ार जो कि रंग महल की तरफ जाता है, उस एरिया को ठीक कर रहे हैं। ठीक है सर, हम यही चाहते हैं कि आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं देखने को मिली या हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है, वो आप हम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। DG वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे अंदरून शहर के हवाले से, हमारे शहर, पसंदीदा शहर, हमारे दिल के जो बहुत ही करीब है, लाहौर के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो जनाब, अब वक्त हुआ है यहाँ पर हमारा और आपका जाने का, मतलब मेरा जाने का, क्योंकि यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो गया है। कल दोबारा मिलेंगे यही वक्त पर और इसी मकाम पर। आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।